अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फास्ट स्पोर्ट्स। यू आर वाचिंग गोल्डन बूट। आई एम योर होस्ट अली मिर्जा और मेरे साथ मौजूद हैं सहरयाब अफरीदी। आइए नजर डालते हैं प्रोग्राम में आज की टॉप स्टोरीज पर। ट्रैवल जीतने के बाद एक और बड़ी कामयाबी, मैनचेस्टर सिटी ने यूएफए सुपर कप का ताज अपने सर पर सजा लिया। कांटेदार मैच में पेनल्टी शूट आउट पर मैनचेस्टर सिटी ने सेविया को 4 के मुकाबले में 5 गोल से हराकर मैच में फतह हासिल की। पाकिस्तान में फुटबॉल की दुनिया में क्या चल रहा है जान सकेंगे आज के प्रोग्राम में। आर्सेनल और फ्रांस के लेजेंडरी खिलाड़ी थियरी हेनरी 46 साल के हो गए। सऊदी प्रो लीग ज्वाइन करने का सारा क्रेडिट ब्राजीलियन स्टार नेमार ने अल नसर के लिए खेलने वाले क्रिस्टियानो रोनाल्डो को दे दिया। फुलहैम के स्टार खिलाड़ी सऊदी प्रो लीग के क्लब अल हिलाल को ज्वाइन करने के बहुत करीब पहुंच गए। आर्सेनल को लगा बड़ा धचका, प्रीमियर लीग के आगाज में ही स्टार डिफेंडर खिलाड़ी हुए इंजर्ड। और जापान के कप्तान हैं लिवरपूल को ज्वाइन करने के करीब। क्या लिवरपूल की किस्मत बदल पाएंगे, ये सब कुछ जानिए आज गोल्डन बूट में। वेलकम बैक टू गोल्डन बूट और यहाँ पर हम बात करेंगे यूएफए सुपर कप की। जी हाँ, ये सुपर कप हुआ है चैंपियंस लीग की विनर मैनचेस्टर सिटी और यूरोपा लीग की विनर सेविया के दरमियान। और क्या ही शानदार मैच हुआ है मैनचेस्टर सिटी और सेविया के दरमियान। ये मैच एक गोल से मुकर्रर वक्त तक बराबर रहा। उसके बाद पेनल्टी शूटआउट्स पे इस मैच का फैसला हुआ, जिसमें 4 और 5 से मैनचेस्टर सिटी ने ये मैच अपने नाम किया और इस तरह ट्रेबल जीतने के साथ साथ एक और विक्ट्री जो है अपने हिस्से में डाली, उन्होंने अपने खाते में डाली। और इसमें जितना भी क्रेडिट पेप गार्डियोला को दें कम है। जी हाँ, यूएफए सुपर कप विनर जो है वो भी मैनचेस्टर सिटी करार पाई है ट्रेबल जीतने के बाद। लेकिन मुझे जो लगा है आफरीदी कि सेविया को ये मैच जीतना चाहिए था, जितने उन्होंने चांसेस मिस किए और जिस तरह से पेनल्टी शूटआउट्स में भी मुकाबला बहुत सख्त था। आखिरी वो जो एक उन्होंने मेक श्योर नहीं किया, उन्होंने बस थोड़ा सा शायद पोल को मार दिया। आप आराम से भी गोल में डाल सकते थे। किस तरह से देखते हैं इस मैच? ओवरऑल अगर सिटी आपकी बात कर रहा हूँ, आपको नहीं लगता सिटी थोड़ी सी एक्सपोज भी हुई है इस मैच में? ऑब्वियसली ये दूसरा फाइनल है। जैसे कम्युनिटी शील्ड जो फाइनल था आर्सेनल के अगेंस्ट, वहाँ भी हार गए और यहाँ भी ऑलमोस्ट हार गए थे। इनमें मैनचेस्टर सिटी को कोई क्रेडिट नहीं जाता, मुझे पर्सनली लगता है। exactly. वो एक अनफॉर्चुनेट आप कह लें, या पेनल्टी प्रेशर या बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना चाह रहे थे पेनल्टी के ऊपर, इसलिए वो उन्होंने बार को लगा दिया, वुडवर्क को लग गई। लेकिन ओवरऑल सेविया काफ़ी अच्छा खेली है इस मैच में और उन्होंने टफ टाइम दिया है मैनचेस्टर सिटी को। और मैनचेस्टर सिटी की एक अर्लिंग हालैंड के बारे में एक और फैक्ट जो है कि 5 फाइनल्स खेल चुके हैं और अभी तक एक गोल भी फाइनल्स के दरमियान दौरान ये नहीं कर पाए। ना यूएफए चैंपियंस लीग का फाइनल जो अगर था और ये मैच आपको लगता है कि थोड़ा सा सिटी एक्सपोज इस हवाले से भी हुई है कि प्रीमियर लीग में क्योंकि खिलाड़ी कुछ गए भी हैं उनके, तो बड़ी मेहनत करनी होगी इस दफ़ा, बड़े आसान नहीं होगा उनके लिए। जिस तरह ये क्लोज मैचेस जीत रही है या हारी भी है जैसे आपने कहा है, तो ये भी एक सवालिया निशान उन पर बनता है। इस पर बात करेंगे, पहले स्टैट्स पे नज़र डालते हैं और इस मैच के स्टैट्स देखते हैं क्या परफॉर्मेंस थी दोनों टीम की तरफ से। आप देख रहे हैं सेविया की तरफ से 8 शॉट्स थी, सिटी की तरफ से 23 थे शॉट्स ऑन टारगेट 4 थे। यहाँ पर सेविया की तरफ से 7 शॉट्स ऑन टारगेट सिटी की तरफ से थे। पोजीशन 74% था मैनचेस्टर सिटी के पास और 26% सेविया के पास था। पासेस आप देख रहे हैं, पास एक्यूरेसी देख रहे हैं, कॉर्नर्स आप देख रहे हैं, सेविया को कोई भी नहीं मिला और यहाँ पर 8 कॉर्नर्स मिले हैं मैनचेस्टर सिटी को। स्टार्ट्स में तो बहुत अच्छे नंबर्स आ रहे हैं मैनचेस्टर सिटी के, लेकिन ग्राउंड में और पे पेनल्टी शूटआउट्स पे आप देख रहे हैं 4-5 से ये मैच सिटी ने जीता। आफरीदी, स्टैट्स पे तो बहुत अच्छी नज़र आ रही है। वही बात कि आपको लगता है कि ये प्रीमियर लीग आसान नहीं होगा, सिटी डिफरेंट टीम नज़र आ रही है, यानी वो ट्रैवल जीतने वाली टीम नज़र नहीं आ रही हमें। ऑब्वियसली अब देखें कि सेविया जैसी टीम जो है वो काफ़ी कमज़ोर अपोनेंट है एज़ कम्पेयर टू अगर आप मैनचेस्टर सिटी की बात की जाए। और उनको पता था मैच से पहले कि हमने काउंटर अटैक पे ही हमारा एक चांस है इस मैच को जीतने का, और मोस्टली रिलाई भी काउंटर अटैक पे किया। जो चांसेस मिले, क्लिनिकल जो चांसेस थे ना जिसको फिनिश किया जा सकता था, वो सेविया के हाथ मतलब हिस्से में ही आए। और काउंटर अटैक पे उन्होंने काफ़ी अच्छे चांसेस क्रिएट किए, खास करके नसीरी वाला जो चांस था। तो ओवरऑल तो नंबर्स हमेशा पेप गार्डियोला जिस क्लब के लिए मतलब मैनेज करते हैं, जिस क्लब को, उनके पास पोजीशन तो हमेशा से ही ज़्यादा रहती है क्योंकि वो पोजीशन बेस्ड फुटबॉल जो है वो उनको प्रेफर करते हैं। तो अब देखना पड़ेगा अगर इस मैच और आर्सेनल वाले कम्युनिटी शील्ड वाले मैच की अगर बात की जाए, दोनों मैच का अगर देखा जाए तो
इस तरह की परफॉर्मेंसेस से ये शायद रिपीट ना कर पाए जो उन्होंने पिछले सीजन किया। प्रीति कैसे देखते हैं, खुद भी सेटिस्फाइड नहीं लग रहे थे इस परफॉर्मेंस से? ओवरऑल उन्होंने यही बात मेंशन की है कि सविया जो है वो ऑब्वियसली उनका नसीरी टारगेट मैन है और प्रोसेस के थ्रू ही ज़्यादा खेलती है। लेकिन उन्होंने फिर बाद में ये भी मेंशन किया कि हमने एंड पे जाके मैच को अपने कंट्रोल में ले लिया था। लेकिन चांसेस को उस तरह से फिनिश नहीं कर पाए। बिल्कुल। और अफरीदी बड़ी ज़बरदस्त इनकी अचीवमेंट्स हैं। बार्सिलोना में थे तभी ट्रैवल जीता, सिटी को भी ट्रैवल जितवाया है और अभी सुपर कप भी जितवा दिया है, जैसे तैसे ये भी उन्होंने जीता है। और जी हाँ, पेप गार्डियोला, व्हाट अ कोच, व्हाट अ मैनेजर अफरीदी। और अभी सफ़र इनका ख़त्म नहीं हुआ। लेट्स सी फ्यूचर में किस तरह से, अभी ये सीज़न भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से सिटी को, क्योंकि अब कुछ खिलाड़ी चले भी गए हैं और अब नई जॉइनिंग्स भी हुई हैं, उसके बाद जो है वो किस तरह से इस सीज़न में परफॉर्म करवाते हैं। मैच बहरहाल जीता है सिटी ने और सिटी ने जो है वो सुपर कप भी जीत लिया ट्रैवल जीतने के साथ। इससे पहले कुछ हुआ ऐसा कि किसी टीम ने 4 टूर्नामेंट्स खेले और चारों जीत गई हो? जी बिल्कुल ऐसा हुआ है और 5 भी जीते हुई हैं टीमें। और पेप गार्डियोला के बारे में एक फैक्ट है कि ये वाहिद मैनेजर बन गए हैं जिन्होंने 3 डिफरेंट क्लब्स को सुपर कप, यूएफए सुपर कप और यूएफए चैंपियंस लीग भी, मतलब आप देख लें कि यूएफए सुपर कप जितवाया बार्सिलोना को, फिर बायर्न म्यूनिख को और अभी मैनचेस्टर सिटी को भी सुपर कप जितवाया। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स हैं। और प्लेयर जो हमने फीचर किए इस मैच में, वंस अगेन अफरीदी, बड़ा ये अजीब सा है कि यूएफए चैंपियंस लीग के बाद से यही मैन ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द मैच होते जा रहे हैं। रॉड्री, उनको हमने फीचर किया है और रॉड्री के स्टैट्स पे एक नज़र डालते हैं क्या उनके अचीवमेंट्स इस मैच में। ये आप देख रहे हैं 8.7 रेटिंग थी, असिस्ट टेक किया, एक्यूरेट पासेस 88% थे, चांसेस जो क्रिएट किए हैं वो 5 थे, टचेस 113, सक्सेसफुल ड्रिबल्स 100% थी, पासेस इनटू फाइनल थर्ड जो है वो 11 थे और एक्यूरेट लॉन्ग बॉल्स 83% थे। तो अभी तक रॉड्री जो है वो नहीं गिरे, अभी तक वही खड़े हैं, जो पिछली फॉर्म चल रही है उनकी चल रही है अभी। बहुत ही आउटस्टैंडिंग फॉर्म में चल रहे हैं। मतलब पिछले आप देख लें ये 2023 जो रॉड्री का चल रहा है, मुझे तो लगता है कि शायद बैलन डियोर के पोडियम पे भी आ जाएं जिस तरह ये खेल रहे हैं। और बहुत बड़ा बोनस है मैनचेस्टर सिटी के लिए, ख़ास करके जब आपका मार्की प्लेयर जो है वो ऑलमोस्ट पूरे साल के लिए इंजर्ड होकर बाहर हो गया हो। केविन डे ब्रुयने इंजरी हैमस्ट्रिंग की वजह से पूरा सीज़न नहीं ऑलमोस्ट खेल पाएंगे, बल्कि ये साल पूरा अवेलेबल नहीं होंगे। और वो फ़र्क दिखा भी हमें मैच में उनका जो है वो ना खेलने का। हाँ, ऑब्वियसली फिर एक कंडक्टर है, वो डिक्टेटर है, वो पूरे पिच को संभालता है और उसका विजन जो है वो कोई भी रेप्लिकेट आप केविन डे ब्रुयने को नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। सुपर कप, यूएफए सुपर कप, मैनचेस्टर सिटी वर्सेस सेविया, जो कि यूरोपा लीग के विनर्स और चैंपियन लीग के विनर के दरमियान होता है। ये मैच हुआ 1-1 गोल से बराबर रहा, उसके बाद पेनल्टी शूटआउट पे ये मैच गया और 4 के मुकाबले में 5 गोल से पेनल्टी शूटआउट पे ये सुपर कप सिटी ने अपने नाम किया। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। वेलकम बैक टू गोल्डन बूट और प्रोग्राम में अब शामिल करेंगे पाकिस्तान में फुटबॉल की दुनिया में क्या चल रहा है। माज अहमद हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। माज, बहुत शुक्रिया वंस अगेन। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ने जो एशियन कप क्वालिफायर्स के लिए मुमकिना टीम का ऐलान किया है, कौन कौन से प्लेयर हैं उसमें और कितना आप सेटिस्फाइड हैं इन प्लेयर्स को लेकर? अच्छा, अंडर 23 की जो टीम है वो इट्स एन एमालगमेशन ऑफ प्लेयर्स हु आर प्लेइंग फॉर नेशनल साइड और एज वेल एज अंडर 23। इसीलिए कोचिंग और इस इवेंट की मैनेजमेंट के लिए, इसमें पार्टिसिपेशन को मैनेज करने के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है इनके लिए भी। अच्छा। और दूसरी बात ये है कि अभी गुज़िश्ता दिनों में कुछ इस तरह की बात भी सामने आई थी कि डायस्पोरा प्लेयर्स जो हैं वो उस तरह जेल नहीं कर पा रहे, ना दीगर टीम मेंबरान के साथ वो प्रैक्टिस कर पा रहे हैं। इस इवेंट को भी यही ख़तरा लायक है क्योंकि बाकी प्लेयर्स जो हैं वो अपनी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस की वजह से 2 सितंबर को ज्वाइन करेंगे टीम का कैंप। और इसमें एक फॉरवर्ड है जो शायद दोस्त बलोच एफसी की तरफ से, वैसे वो डोमेस्टिक में खेलते हैं, पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी कर रहे हैं। फिर हारून है, हारून हामिद और आलमगीर गाजी है। ये चंद नाम हैं जो प्रोमिनेंट हैं, बाकी कुछ नाम नए भी हैं जिनके बारे में अभी हमारे पास उनका हिस्टोरिकल डेटा नहीं है कि उन्होंने किन टूर्नामेंट्स में नुमाया कारकर्दगी दिखाई और उन्हें सेलेक्ट किया गया है। टीम बिल्कुल नई है, फ्रेश है। अभी इंतज़ामी हालात जो हैं वो थोड़े से नासाज हैं। वो इसलिए नासाज हैं कि कोचिंग स्टाफ को, मैनेजमेंट स्टाफ को, इन सब के साथ सबसे पहले तो कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आएगा। अच्छा। दूसरी बात ये है कि 4 दिन मिलेंगे इनको। 6 सितंबर को जापान के ख़िलाफ़ मैच है। जापान एक बहुत मजबूत हरीफ है। जापान पाकिस्तान के मुकाबले में तो दे आर वेरी गुड। हमारे मुकाबले में पहला ही मैच हमारा इतना सख्त है
तो 4 दिन मिलेंगे उन इंटरनेशनल खिलाड़ियों को जो अभी अपने अपने कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक जेल होने में और वो कोऑर्डिनेशन करने में। तो क्या इसका अब जो कोच हैं, कोचिंग में कौन जो है वो जिम्मेदारी दे रहे हैं, और आपको क्या लगता है कि कर पाएंगे फिर ये 4 दिन के अंदर मैनेज? इसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन जनाब ये है कि आपको कैलेंडर प्लान करना पड़ेगा, और कैलेंडर प्लान करके डेट्स और इवेंट्स के मामले में आपको थोड़ा सा अपना रवैया सख्त करना होगा। अभी तक यही नज़र आया है कि जब इनके सर पे कुछ पड़ता है तो ये सोचते हैं कि अच्छा चलो ऐसे कर लेते हैं, ऐसे नहीं कर लेते, फिर वो दूसरा ग्रुप कहता है कि नहीं उन्होंने जो भी कहना है हमने तो उनके अगेंस्ट ही कहना है, ठीक है। तो ये वाली सारी जंग चल रही है। अभी भी जिस तरह मामलात आप दिखा रहे हैं कि टीम का ऐलान कर दिया है लेकिन उसमें वो प्लेयर्स ही नहीं है जिन्होंने खेलना है। अब वो 2 सितंबर को आएंगे, 4 दिन में वो क्या 2 दिन तो उन्हें लगेंगे सिर्फ एनवायरनमेंट, हाँ एनवायरनमेंट उनको समझने में लगेंगे, और उसमें क्या वो ट्रेनिंग कर पाएंगे। तो ये चीज़ें मतलब प्लान जैसे आप कह रहे हैं कैलेंडर प्लान करना पड़ेगा। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट कि शायद कुछ हमें बेहतरी के रिजल्ट्स नज़र आए। तो कितने पुरुमीद हैं हमारे कोच जो हैं वो इस टीम को लेकर, और उन्होंने क्या बयान पे दिया है अपने जो 2 सितंबर को भी जो खिलाड़ी ज्वाइन कर रहे हैं ग्रुप को, क्लब को? मुझे लगता है कि जो डिपेंडेंसी फैक्टर है वो खिलाड़ियों पर ज़्यादा है। अब खिलाड़ियों को इतना ज़्यादा मोटिवेट कर दिया जाएगा और उनको इंस्टिल कर दिया जाएगा एक ऐसे जज्बे के साथ जो उनके लिए कुछ ज़्यादा हो जाएगा। प्रॉबेबली उनमें से ज़्यादातर तो दे विल नॉट बी एबल टू परसीव इट, कि इतना ज़्यादा जज्बाती सा प्रेशर हम नहीं ले सकते। अब 4 दिन की ट्रेनिंग में अगर अब आप हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें मुल्क कौम की खातिर लड़ मरना है, तो मुझे लगता है ये उनके साथ थोड़ी सी ज्यादती है, क्योंकि इन द लॉन्ग रन अगर आप देखें तो ये उनका प्रॉब्लम नहीं है, ये टीम, ये किसी और की जिम्मेदारी है जिसकी वजह से उन बेचारों को शायद सफ़र करना पड़े। और सारा फिर वो जो है मलबा भी उन्हीं पे डाल दिया जाता है परफॉर्मेंस के बाद कि जी खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस बुरी है। लेकिन भाई क्या वजह है कि इतने सालों से खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो पा रही, और क्या वजह है कि हम जो है एक ही गोल अभी तक हुआ है हमारा कितने सालों में जब से देखें अभी तक हम जश्न नहीं मना सके, जश्न नहीं मना सके, बिल्कुल। तो ये सोचना पड़ेगा, अब सोचना पड़ेगा, अब हालात इस तरफ जा रहे हैं कि अब वाकई में सोचना पड़ेगा, क्योंकि डेडलाइन फीफा की दोबारा से दे दी गई है सस्पेंशन की, कि अगर आपके हालात बेहतर ना हुए तो दोबारा सस्पेंड कर दिया जाएगा फुटबॉल को, और ये अपने मामलात और इख्तलाफात इनको ख़त्म करने पड़ेंगे। दूसरा जो मैं बात करना चाहूँगा, अब नेक्स्ट आपको नॉर्मलाइजेशन कमेटी की तरफ बाद में आऊँगा, लेकिन पहले थोड़ी अच्छी खबर भी सुनाते हैं कि अंडर 16 के कैंप्स जो हैं वो जारी थे। एबटाबाद में भी हमने आपके साथ वीडियोस शेयर की थी, बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो बच्चे ट्रेन भी कर रहे हैं, इवन उनके इंटरव्यूज़ भी हमने आपके साथ शेयर किए थे। अब पंजाब में यानी लाहौर में उसको कर दिया गया है, और किस तरह से देखते हैं यहाँ पे कैंप, और वहाँ पे क्या फ़ाइनल रिजल्ट्स मिले हैं? लाहौर में भी इट्स नॉट बैड। अंडर 16 का जो कैंप यहाँ पर मुंतकिल किया है, इसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी ऑब्वियसली। एक तो ये दोनों स्टेडियम ज़ेरे गौर थे, इस्लामाबाद वाला और पंजाब वाला। पंजाब में फैसिलिटी फुल फैसिलिटी है, और उनको एक तो एटमॉस्फेयर चेंज हो जाएगा, दूसरा डिफरेंट वेन्यूज़ में अगर वो इसी स्टेज में एक्सपीरियंस करना शुरू कर देंगे और अपने आप को इस चीज़ से एक्लेमेटाइज कर लेंगे, तो इन द लॉन्ग रन वो मुझे लगता है बहुत मैच्योर हो जाएंगे। डिफरेंट सिटीज़ में जब आप खेलते हैं, वहाँ के कल्चर का, वहाँ का एक्सपोजर आपको मिलता है, और फिर कंडीशंस डिफरेंट होती हैं। अच्छा फैसला है, ये बहुत अच्छा फैसला है। उनको मुख्तलिफ शहरों का तजुर्बा दिया जा रहा है, और उनसे उनकी बेहतरीन करने की सितंबर में शुरू हो रही है अंडर 16 की जो जी एग्जैक्टली सैफ चैम्पियनशिप जो है वो सितंबर में शुरू हो रही है। सितंबर का जो पहला है भूटान में होगी, और फर्स्ट को ये शुरू हो रही है अंडर 16, देन अंडर 19 की भी इसी महीने में, सितंबर के महीने में। काफ़ी टाइम अभी वक्त है, यानी पहले से कैंप जारी है। और इसी तरह जो हमारे जिस एशियन कप क्वालिफायर्स के लिए भी टीम का, उनको भी ऐसे ही दिन मिलने चाहिए थे प्रॉपर तैयारी के लिए, इतनी ही तवज्जो मिलनी चाहिए थी। मैं बिल्कुल आपकी बात से मुत्तफिक हूँ, उनको भी इतनी तवज्जो दी जानी चाहिए थी, और इसी तरह उनको पैम्पर भी किया जाना चाहिए था। एग्जैक्टली। अच्छा, आप आते हैं नॉर्मलाइजेशन कमेटी जो है वो जिन्ना स्टेडियम, अच्छा ये जिन्ना स्टेडियम यानी कराची वर्सेस लाहौर की जंग छिड़ गई है क्वालिफायर मैचेस को लेके, जो कि व्यूवर्स हम अगर आपको बताते चलें, पाकिस्तान वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के 2 मैचेस खेलेगा, एक होम खेलेगा और एक अवे खेलेगा। पहले भी शोज़ में आपको बता चुके हैं। अब वो जो होम वाला मैच था वो पहले कहा गया था कि वो यहाँ पे नहीं खेला जा सकता, उसके लिए न्यूट्रल वेन्यू यानी जैसे हम UAE का इस्तेमाल करते हैं तो शायद वहाँ पे खिलाया जाएगा, और फेडरेशन ने तो ये शायद ये कह भी दिया था। उसके बाद जो है वो फिर खबर मिली कि स्पोर्ट्स बोर्ड और नॉर्मलाइजेशन कमेटी चाहती है कि ये जिन्ना स्टेडियम में जो 3 चीज़ें उन्होंने मांगी हैं फैसिलिटीज़, वो हमारे पास हैं वहाँ पे, और ज़रा वो फैसिलिटीज़ भी बता दें जो नॉर्मल सी फैसिलिटीज़ होती हैं किसी भी स्टेडियम में होती हैं। सबसे पहले तो एतराज़ ये किया गया था कि यहाँ मेडिकल रूम नहीं है, यहाँ मीडिया ब्रॉडकास्ट रूम नहीं है, यहाँ ड्रेसिंग रूम प्रॉपर नहीं है। एग्जैक्टली। और ये पता ही नहीं था हमारी फेडरेशन को कि ये हमारे पास जिन्ना स्टेडियम में फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। फिर राब्ता हुआ, स्पोर्ट्स बोर्ड ने कहा कि
जिना स्टेडियम में ये फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। इसमें थोड़ी सी मैं अर्ज़ करना चाहूँगा जनाब, दिल खराश बात ये है कि इसमें थोड़ा सा मुबालगा आराई से काम लिया गया है। अभी ये आज की ही बात है, आज सुबह सवेरे भी आज के दिन जब शुरू हुआ है तो मुझे सबसे पहले जो एक खबर मिली थी वो डिसइंफॉर्मेशन के बारे में थी। डिलिबरेटली कुछ मीडिया आउटलेट्स हैं जो किसी जिनकी कोई रेगुलेटरी काम कर रही हैं या किसी एग्जैक्टली कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है उनकी, उनको रेगुलेट करने वाला कोई नहीं है। दे आर नहीं, वो तो है ही नहीं पाकिस्तान में, दे आर जस्ट ओपन एंड लाउड माउथ, और वो ये डिसइंफॉर्मेशन जानबूझ के एक सनसनी फैला रहे हैं। अच्छा, कुछ मैं आपको क्रिकेट सर्कल से मैं बता रहा हूँ, उन लोगों को डिसोन करना पड़ा है उस बात को आके कि उन्होंने कहा कि ये मेरे नाम से एट्रीब्यूट की जा रही है ये खबरें और इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। और जब किसी को सामने आके सफाई देनी पड़ गई है तो इसका मतलब है कि कोई बिल्कुल भी लिहाज नहीं कर रहा। एक सहाफती भी आपका एक दायरा इखलाक होता है, ज़ाब्ता इखलाक होता है। तो इस हवाले से भी इस कराची वर्सेस लाहौर जिस तरह आपने कहा है, ये बिल्कुल यही सिचुएशन क्रिएट की गई है, पोर्ट्रे की गई है और बताया गया है कि ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं ये मद्दे मुकाबिल हैं, ये आमने सामने। हालांकि ऐसा है कुछ नहीं, इसमें कुछ मुबालगा आ रही थी। मैंने अर्ज़ किया कि ये जिना स्टेडियम जो है इसमें 2011 में बांग्लादेश को हम होस्ट कर चुके हैं एक इंटरनेशनल मैच के लिए। तो अगर ये फैसिलिटी तब दस्तयाब थी तो मुझे लगता है अब भी इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था। तज़ीनो आराइश का जो काम था वो उसको किया जा सकता था, वो ज़ेरे गौर रखा जा सकता था और वो कोई इतना बड़ा मार्का नहीं था कि उसके लिए इतनी ज़्यादा कुछ दिनों में हो सकता था। हाँ, इसको पोलिटिसाइज कर दिया वो किसी के वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए, तो इस पर अब सिर्फ अफसोस ही किया जा सकता है। क्या फाइनल हुआ है? कुछ हुआ है? फाइनल ये है, एक खबर ये आई है, हम इसको वैलिडेट इसलिए नहीं कर पाए कि दे आर प्रोबेबली ओवरबर्डन और उनको ज़्यादा फॉलो अप करके हम लोग तंग नहीं करना चाहते थे। ये हमारी पर्सनल हमारी टीम की इंटेंट थी। वी वांटेड टू गिव देम देयर स्पेस, हम उन्हें ओवरबर्डन नहीं करना चाहते, इसलिए फॉलो अप नहीं किया गया। एक आउटलेट की तरफ से हमें जो अभी तस्दीक हुई है वो ये कहा गया है कि जी जिना स्टेडियम फाइनलाइज कर दिया गया है। ठीक है। और दूसरी तरफ ये भी खबर जारी है कि अभी एक डेलीगेशन आज विजिट कर रहा है, कल लास्ट डेट है, हमने 18 अगस्त को वेन्यू फाइनल करके देना है। अच्छा। और आज शाम तक आप ये देखें कि ये खबर है कि एक डेलीगेशन नॉर्मलाइजेशन कमेटी का पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड को मिलने आया हुआ है इस सिलसिले में, वेन्यू के सिलसिले में। मतलब कुछ भी हो सकता है, कल को क्या पता हम ये कह दें कि इसी सनसनी। अच्छा, ये भी तो खबर आ सकती है कि जी न लाहौर में हो रहा है, न कराची में हो रहा है और बाहर कहीं जो है वो, और शायद जो आप कह भी रहे हैं कि वो जो प्रोपेगेंडा या जो एजेंडा फैलाया जा रहा है वो भी शायद इसी वजह से करवाया जा रहा है कि अगर एक मैच हो भी रहा है तो वो भी हम किसी तरीके से बाहर शिफ्ट कर दें। तो ये जो पॉलिटिकल किसी भी चीज़ में जब यानी जिन चीज़ों का काम नहीं है सियासत, जब सियासत वहाँ पे घुसती है तो फिर बेड़ा गर्क कर देती है। वो आपको याद होगा, आप पहले भी ये इस पे आपने कमेंट किया था कि ये मेरे ख्याल से कुछ जानबूझ के भी कुछ रिएक्शन लेने के लिए किया जाता है, लेकिन अगर उसमें हद से तजावुज कर दिया जाए तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा गैर इखलाकी हो जाता है। एग्जैक्टली। और ये बात हकीकत है कि जब आपके इदारों या आपकी किसी भी चीज़ में जब सियासत घुस जाती है तो फिर वहाँ के बेड़े गर्क हो जाते हैं, फिर वहाँ के हालात ख़राब हो जाते हैं, फिर बेहतरी की उम्मीद ना रखें और इनको जो है वो पोलिटिकल इन चीज़ों से दूर करना पड़ेगा। जितनी भी स्पोर्ट्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, छोटी मोटी चीज़ें चलती रहती हैं। हम ये नहीं कहते 100% आप क्लीन कर दें, पाक कर दें, लेकिन एटलीस्ट 60% या 50% तो इन चीज़ों को या तो बैलेंस कर लें, क्योंकि अभी तो डोमिनेंस ही नज़र आ रहा है, सिर्फ सियासत ही हो रही है और कुछ बेहतरी तो कुछ हो नहीं रही। सियासत करें लेकिन अगर बेहतरी के लिए करें तो फिर समझ में भी आता है। एनीवेज, लेकिन सियासत चीज़ ही शायद ऐसी है कि आप अपने अपने इंटरेस्ट में घुस ही जाते हैं जब भी आप इसके अंदर जाते हैं। चलिए लेट्स सी क्या ये फाइनल होता है। और कुछ है आपके पास लेटेस्ट कोई हैपनिंग जो फुटबॉल को लेकर हमारे शायकीन के चेहरों पर मुस्कुराहट आ जाए? अच्छी बात यह है कि अंडर 16 का जो कैंप है उन बॉयज़ को, उन यंग बॉयज़ को पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड का जो हॉस्टल है वहाँ पर ठहराया जाएगा। सामने ही लाइब्रेरी है और वो अपने जो तहकीक है या रिसर्च कोई करना चाहता है अपने वक्त को जो है वो कीमती बना सकते हैं। ये बहुत बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल जी हाँ, बहुत ही अच्छा ये खबर आपने दी है। और ये पाकिस्तान में जो लेटेस्ट हैपनिंग्स थी कुछ हमने आपके साथ शेयर की हैं। आप में अगर हमने एक सिलसिला भी शुरू किया माज के, पाकिस्तान में जितना भी टैलेंट हमें देख रहा है जो फ़ुटबॉल खेलते हैं, अगर आप अपने टैलेंट को शोकेस करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपनी वीडियोस भेजें। नंबर है 0311773868। इस नंबर पे आप अपनी वीडियोस भेजें और आपकी वीडियोस को हम फीचर करेंगे अपने प्रोग्राम्स में। और जो भी बेस्ट स्किल्स वाले बच्चे होंगे और टैलेंट होगा उनको हम अपने स्टूडियो में भी बुलाएंगे और इंशाल्लाह आपकी खिदमत भी लेंगे और उनको जो है वो पाकिस्तान के कैंप तक पहुंचाने में भी फास्ट स्पोर्ट्स जो है वो अपना रोल प्ले करेगा। तो आप ज़रूर जो है वो अपनी वीडियोस भेजें। हमारे पास कुछ हैं भी
जो हम अपने नेक्स्ट शोज में जो है वो फीचर भी करेंगे। बहुत शुक्रिया माज, आपने हमें ज्वाइन किया। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। वेलकम बैक टू गोल्डन बूट, और प्रोग्राम में अब शामिल करेंगे गोल्डन बूट लेटेस्ट क्या चल रहा है फुटबॉल की दुनिया में, लेटेस्ट हैपनिंग्स क्या हो रही हैं, आइए आपको दिखाते हैं। सबसे पहली खबर हमारे पास आप देख रहे हैं, हैप्पी बर्थडे टू आर्सेनल लेजेंड ऑल टाइम क्लब गोल स्कोरर एट इनविंसिबल थियरी हेनरी हु टर्न्स 46 टुडे। और बहुत ही ज़बरदस्त अफरीदी ये खिलाड़ी, और क्या ही इनकी ज़बरदस्त अचीवमेंट्स रही है। सबसे पहले जी हाँ, थियरी हेनरी व्हाट अ प्लेयर, 46 इयर्स के हो गए हैं और अफरीदी क्या कहेंगे आप इनके बारे में? हमने बहुत कम ऐसे प्लेयर्स देखे हैं जो इस तरह के गोल्स करते हैं और जिन्होंने इस तरह के लेजेंडरी स्टेटस को पाया है। जी बिल्कुल, वैसे तो इन्होंने बार्सिलोना में भी बहुत शानदार परफॉर्मेंसेस दी हैं, फ्रांस के भी एक टाइम पे ऑल टाइम टॉप गोल स्कोरर थे, लेकिन जो इनका आर्सेनल का एरा है वो उनकी पीक थी। और इनविंसिबल जो आर्सेनल ने अचीव किया प्रीमियर लीग की हिस्ट्री में सिर्फ एक ही बार ऐसा हुआ है कि एक टीम ने पूरी सीज़न एक भी मैच ना हारा हो, और उस सीज़न के जो हीरो थे वो थियरी हेनरी थे। और आर्सेनल का जो फाइनल प्रीमियर लीग टाइटल भी जितवाया है वो थियरी हेनरी ने ही जितवाया, उसके बाद कोई प्रीमियर लीग नहीं जीत पाई 2004 के बाद। तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग प्लेयर, जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। वीडियो में सिर्फ झलक ही नज़र आई है इनकी, जो लेवल था इनका। बिल्कुल, नेक्स्ट हम शामिल करते हैं प्रोग्राम में। खबर क्या है हमारे पास? नेक्स्ट खबर बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है। अंडरस्टैंड अल हिलाल आर फाइनलाइजिंग मूव टू साइन अलेक्जेंडर मिट्रोविच। और अफरीदी, ये कितनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है? आपको लगता है कि ये बहुत बड़ी खबर है सऊदी प्रो लीग के लिए? हाँ, और ख़ास करके नेमार को आपने एक स्ट्राइकर भी दे दिया जो कि प्रोलिफिक स्ट्राइकर है और हर एंगल से गोल स्कोर करता है। जैसे हमने पहले भी बताया व्यूअर्स, फुलम में ये जब भी खेलता है तो फुलम जीतती है, जब ये नहीं खेलता तो फुलम के लिए जीतना मुश्किल हो जाता है, गोल्स नहीं कर पाती। तो टारगेट मैन है और फिज़िकल प्रेजेंस भी बहुत है। और अभी तो इन्होंने साफ साफ जब इनको ये ऑफ़र आई तो इन्होंने फुलम से कहा, फुलम इनिशियली जो थी वो विलिंग नहीं थी इनको बेचने के लिए, क्योंकि बहुत ही मेन प्लेयर है इनका फुलम का, लेकिन इन्होंने कहा कि मैं खेलने से इनकार कर देता हूँ, मैं तो नहीं खेलूँगा, मुझे जाना ही जाना है। तो ये एक बहुत बड़ा बूस्ट है। एक और स्ट्राइकर जो है वो सऊदी प्रो लीग में शामिल ऑलमोस्ट हो चुका है, और वो भी अल हिलाल में। और ये ज़्यादा खुशाइन बात है क्योंकि अल हिलाल पीछे रह रही थी, अब उन्होंने ज़बरदस्त कुछ खिलाड़ी खरीदे हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट आपको दिखाते हैं, और ये है जुलियन टिम्बर हैज़ इंजर्ड इन ACL एंड विल रिक्वायर सर्जरी पुटिंग हिम आउट ऑफ एक्शन फॉर द एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, आर्सेनल कंफर्म। ये बहुत बड़ा ब्लो है आर्सेनल के लिए। सीज़न का आगाज़ में ही एक ऐसा खिलाड़ी जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो बाहर हो जाए अगर। जी बिल्कुल, जैसे हम बार बार कह रहे थे कि आर्सेनल की टीम मजबूत हो गई है, बेंच स्ट्रेंथ भी थोड़ी बहुत आ गई है। अब जुलियन टिम्बर जो हैं अभी ही आयक से 1 महीना पहले ही आए थे और अभी शुरुआत ही थी इनके आर्सेनल कैरियर की, और बहुत बड़ा डेंट पड़ा है आर्सेनल को। ACL जो है हमेशा से एक जो है वो एक ऐसी इंजरी रहती है जो फुटबॉलर्स अवॉइड करते हैं, हैमस्ट्रिंग और ACL, क्योंकि ये उससे में आप पूरे सीजन के लिए बाहर हो गए या वापसी हो सकती है इनकी? अगर होगी भी तो एंड के मतलब ऑलमोस्ट आधा सीजन से ज़्यादा ही गुजर चुका होगा, क्योंकि ACL के लिए मोस्टली तब तक ये पता चल चुका होगा कि आर्सेनल के लिए क्या इस सीजन में टाइटल का तो ऑलमोस्ट एक तरह से डिसाइड हो चुका होगा। अब आर्सेनल को और प्लेयर्स तो बैकअप है इनके पास इनका, इसका मतलब कोई अब इनिशियली प्लेयर तो है, लेकिन ये है कि अब ये एक ऐसे खिलाड़ी थे जिसने बैकअप प्रोवाइड किया था, और ये तो इतने बेहतरीन खिलाड़ी हैं कि ये डायरेक्ट फिट इन हो गए थे, और जो ऑलरेडी आर्सेनल का प्लेयर था वो बैकअप पे चला गया था। लेकिन अब इनके जाने से ऑब्वियसली बैकअप वापस आ गया, लेकिन आर्सेनल को एक और प्लेयर अब खरीदना पड़ेगा। बिल्कुल, लेट्स सी आर्सेनल किस प्लेयर को खरीदती है या नहीं खरीदती, क्या करती है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है आइए आपको दिखाते हैं। वटारो एंड टू लिवरपूल, हियर वी गो, मेडिकल टेस्ट booked on Thursday for Japanese midfielder who is joining from Stuttgart for 18 million fee। अफरीदी, जापान से खिलाड़ी ले रही है लिवरपूल, पैसे ना होने की वजह से ले रही है, या फिर आपको लगता है कि ये टैलेंट ही ऐसा है कि इनको लेना चाहिए था? 30 साल के एंडो जो हैं उन्होंने वर्ल्ड कप में बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दी थी जापान के लिए, और मोस्टली रिकग्निशन उनको वर्ल्ड कप के दौरान ही मिली थी। ऑल्दो ये बुंडेसलीगा के काफ़ी प्रो खिलाड़ी हैं, मतलब बहुत अरसे से स्टुटगार्ट के लिए खेल रहे हैं, और स्टुटगार्ट की भी कैप्टन है, जापान की भी कैप्टन है। अच्छा। और आप देखें कि इनके जो नंबर्स हैं वो टॉप 5 प्लेयर्स में से आते हैं जर्मन लीग। तो लिवरपूल को फ़ायदा होगा फिर इनके आने से? हाँ, बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि मिडफील्ड में ही मोस्टली जो हैं वो पिछले सीज़न इश्यूज थे, और इस सीज़न भी जो मिडफील्डर ये खरीदने जाते थे तो चेल्सी जो है वो टांग अड़ा के वो मिडफील्डर से
वो ले लेते थे। तो अब ये एक ऐसा खिलाड़ी है कि एटलीस्ट ये तो चेल्सी नहीं खरीदेगी यानी। तो चेल्सी का वैसे भी लगता है वो फुल हो चुका है, क्योंकि दो खिलाड़ी तो पिछले दिन उन्होंने लिवरपूल के तकरीबन वो क्या कहते हैं मुंह से खींच के वापस लाए हैं। वो फुल से भी ज़्यादा हो चुके हैं। उन्होंने अभी वापस से प्लेयर्स अभी बेचेंगे, जो प्लेयर्स पुराने हैं उनको जीएच भी चला गया है। आहिस्ता आहिस्ता और भी जो हैं वो प्लान्स का जो हिस्सा नहीं हो जाएंगे। चलिए लेट्स सी नेक्स्ट हमारे पास क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये, और नेमार जो है सऊदी प्रो लीग ज्वाइन कर चुके हैं, ये हम आपको बता चुके हैं। और इसके बाद जो है वो ये खबर कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो हैं फॉर द मैसिव ग्रोथ इन द सऊदी प्रो लीग, उनको क्रेडिट दिया है उन्होंने कि सऊदी प्रो लीग में इवन ये कहना भी ये चाह रहे हैं कि बाकी जो प्लेयर्स आए और मैं भी जो इस तरफ आया हूँ वो रोनाल्डो को देकर ही आया हूँ। तो आपको लगता है वर्बली भी रोनाल्डो ने कुछ इनको कहा है, या ये सिर्फ एक एज अ प्लेयर उनको क्रेडिट दे रहे हैं? नहीं, एज अ प्लेयर वो ऑब्वियसली क्रेडिट दे रहे हैं, उसमें कोई अंडरटोन्स नहीं है। और मोस्टली बात यही है कि आइसिंग जो होती है, आइस ब्रेकिंग, वो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। जो पहला ड्रॉप गिरना होता है ना, वो ही सबसे मुश्किल होता है, अगर वो ड्रॉप जो है वो बहुत हैवी हो। अब रोनाल्डो और मेसी दो ही ऐसे प्लेयर हैं दुनिया में जो ख़ास करके दिसंबर के टाइम पे अगर अब बात की जाए, जो वर्ल्ड कप चला था, जिस टाइम ये रोनाल्डो की डील हुई थी, तो उस टाइम सऊदी प्रो लीग को ज्वाइन करने के लिए बहुत बड़ा जिगरा होना ज़रूरी था, क्योंकि ये एक ऐसी डील थी जिसके ऊपर आपके ऊपर वो स्टैंप लग सकता था कि आप पैसों के लिए जा रहे हो, आप फुटबॉल छोड़ रहे हो, आप पैसे को प्रेफर कर रहे हो। वो सारा कुछ रोनाल्डो ने सहा, लेकिन आप देखें कि अब फ्रूट्स जो हैं वो सऊदी अरब को भी मिल रहे हैं और रोनाल्डो को भी क्रेडिट मिल रहा है कि उन्होंने सिंगल हैंडेडली पूरी की पूरी एक लीग खड़ी कर दी है जो कि प्रीमियर लीग को टक्कर देने के लिए आ गई है। एक साल के अंदर, एक साल भी नहीं हुआ, 5, 6, 7 महीनों के अंदर। बिल्कुल, नेमार ने जो है वो ये क्रेडिट दिया है। और नेमार के बाद एक और जो प्लेयर हमने बताया वो भी सऊदी प्रो लीग जा रहे हैं। तो बड़े बड़े स्टार खिलाड़ी जो हैं, और आज प्रोग्राम में आपने ये भी देखा कि सऊदी प्रो लीग में इन बड़े खिलाड़ियों का रुख आखिर है क्यों और क्या compete कर पाएगी इस प्रीमियर लीग को। इसके अलावा पाकिस्तान में फ़ुटबॉल की दुनिया में क्या हो रहा है वो भी आपने देखा। आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही। आप इस प्रोग्राम को रिपीट में देख सकते हैं हमारी वेबसाइट fastsports.tv और हमारे यूट्यूब चैनल फास्ट स्पोर्ट्स PK पे। बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में हमारा साथ दिया। अपने मेज़बान अली मिर्ज़ा और शाहरियाब अफरीदी को इजाज़त दीजिए। दोबारा आपसे मुलाकात होगी। देखते रहिए फास्ट स्पोर्ट्स, होम ऑफ चैंपियंस। अल्लाह हाफ़िज़।